आज इस लेक्चर के अंदर हम आईपीसी को फुली कवर करेंगे। जितने भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आईपीसी में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। इसको देखते हुए मैं आपको इस लेक्चर में एक इंडेक्स प्रिपेयर करवाऊंगी लाइक दिस। ये इंडेक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्पीडी रिवीजन में जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा। एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी स्पेसिफिकली हरियाणा जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी एंड इनफैक्ट AIB 16 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। वैसे तो ये लेक्चर सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टूडेंट्स जो MCQ अटेम्प्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू आईपीसी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और नेक्स्ट 1 आवर जो होने वाला है, एवरी मिनट एवरी सेकेंड ऑफ दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वर्थ इट स्टूडेंट्स। सो सिट विद योर बेयर एक्ट। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, सिट विद योर बेयर एक्ट, राइट, और प्रिपेयर करते जाओ, नोट्स इंडेक्स प्रिपेयर करते जाओ, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं इस 1 आवर रिवीजन को क्विकली। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईपीसी में, तो पूछे जाते हैं सबसे पहले आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। सबसे फर्स्ट इज योर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की भाई सेक्शन डायरेक्टली पूछ लेंगे जिसको आप इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, राइट। उसके बाद केस लॉस दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि भाई ये केस लॉ कौन से प्रोविजन से डील कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस भी। साथ ही साथ तीसरी बात जो आती है इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन भी डायरेक्टली दे दिए जाते हैं। इलस्ट्रेशन डियर स्टूडेंट्स, जो भी आईपीसी के अंदर इलस्ट्रेशन कोट किए गए हैं वही डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाते हैं एज अ क्वेश्चन, ठीक, कि ये इलस्ट्रेशन किस बात से डील कर रहा है, कौन से प्रोविजन से डील कर रहा है आईपीसी, राइट। उसके बाद फोर्थ एंड इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं अब, कि आपसे सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा कि भाई सेक्शन 1 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता, क्या चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, ये पूछेगा। तो ये आपके नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो जो पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब बात करें आईपीसी के इंट्रोडक्शन की। डियर स्टूडेंट्स, तो आईपीसी में 23 आपके चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स, राइट, एंड 511 सेक्शंस हैं, ठीक। बात करें आईपीसी को ड्राफ्ट करने की, आईपीसी को ड्राफ्ट करने का सारा क्रेडिट सर लॉर्ड मैकॉले को जाता है, सर लॉर्ड मैकॉले, राइट। एंड आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया था, फर्स्ट लॉ कमीशन, राइट। उसके बाद हम सेक्शंस पे आए डायरेक्टली। अगर सेक्शंस की बात करें तो टाइटल यू ऑलरेडी नो, इंडियन पीनल कोड, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन की अगर जो हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड, जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब रणबीर पीनल कोड का जमाना गया, तो अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल होता है। कैसे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसकी 48th एंट्री है आईपीसी, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। ये बात आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 44th एंट्री है, वो है आईपीसी। अब जम्मू एंड कश्मीर पे आईपीसी एप्लीकेबल होता है। बात रही डेट्स की, तो 1860 में आपका आईपीसी आया एंड इन फोर्स 1862 में हो गया। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। बात करें 2, 3 एंड 4 की, ये बेसिक है, आपको पता होने चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, बट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते। बट इनके अंदर जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, कई बार नहीं बोलूंगी, इनफैक्ट बोलूंगी कभी कभी उनमें से इलस्ट्रेशन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करें तो आप सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी के साथ आप इसको जेलअप करके पढ़ सकते हो, ठीक। नाउ 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात करें अगर 6 की, चैप्टर 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है। बात करें सेक्शन नंबर 6 की माय डियर स्टूडेंट, तो 6 डायरेक्टली क्या बोलता है कि आप जो भी आईपीसी के अंदर प्रोविजंस पढ़ोगे वो आप जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है उसके दायरे में रहते हुए पढ़ोगे, विद सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस रहते हुए आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बात किस में कही, सेक्शन नंबर 6 में कही। सेक्शन 6 के अंदर इस बात को समझाने के लिए इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, वो भी देख लेना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सेक्शन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। बात करें सेक्शन नंबर 8 की, जेंडर की, तो ये आपका इंडेक्स बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए जेंडर, ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। दूसरी बात गवर्नमेंट, ये भी ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं। तीसरी बात जज, ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। जज की अगर हम बात करें तो ये पूछ लिया जाता है, जज 19 के अंदर डिफाइंड है। जज क्या होता है ये पढ़ना, लेकिन क्या होता है ये क्या नहीं होता जज, कौन जज की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता, ये आपको इसके इलस्ट्रेशन डी में बताया है, वो जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन ना जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो बेसिक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना। 21, 22, 23, 24, 25, अगर डियर स्टूडेंट्स आप इन डिफाइंस को देखो ना, इन 5 डिफाइंस को देखो तो ये आपके मेंस के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा कंसेप्ट आपको इन डिटेल पता होना चाहिए, लेकिन प्री में आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स देख लो उतना इनफ है। ठीक है, यानी कि आपको इनका नंबर पता होना चाहिए। ठीक, अगर कोई इलस्ट्रेशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये डिसऑनेस्ट है, ये फ्रॉडुलेंटली है, जस्ट। ठीक, अब 26, 27 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें 28 की तो 28 में नेगेटिव क्वेश्चन आने के आसार हैं। नेगेटिव क्वेश्चन जहां भी बनता है जरूर आता है। तो 28 में ये नहीं पूछेगा कि काउंटरफीट क्या होता है, काउंटरफीट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये पूछेगा काउंटरफीट के एसेंशियल्स क्या नहीं होते, वही नेगेटिव क्वेश्चन। तो क्या नहीं होता, काउंटरफीट करने का ये एसेंशियल नहीं है, एग्जैक्ट इमिटेशन होना जरूरी नहीं है। ठीक, एग्जैक्ट इमिटेशन जो है, एग्जैक्ट इमिटेशन आपका नेसेसरी नहीं होता। क्या नेसेसरी नहीं होता, एग्जैक्ट इमिटेशन। ठीक, तो ये आप लिख लो इसके सामने। उसके बाद बात करें 29 की, 29A की, 30 की, ये तो आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ बात करें 34 की। 34 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। 34 आपको सेक्शन से भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और इसके अंदर इट इज अ जेम ऑफ सेक्शन, यानी कि ये जो है जेम है ये सेक्शन। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो केस लॉ पूछ लेगा, महबूब शाह केस वर्सेस एम्परर का केस है वो पूछ लेगा। उसके बाद JM देसाई, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ठीक, ये पूछ लेगा। ठीक है, अगर प्री के पॉइंट से देखे तो इतना आपका इनफ है, लेकिन अगर मेंस के पॉइंट से देखे तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब तो आपको ये भी पता होना चाहिए सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन प्री में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा क्योंकि एमसीक्यू है, तो आपको ये केसेस पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, एंड पता होना चाहिए किससे डील करे, कॉमन इंटेंशन की बात करें। ठीक, बात करें 36 एंड 37 की, तो इसके अंदर इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन कर लो, 36 एंड 37 से वही पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए 36 एंड 37 की इलस्ट्रेशंस को देखना। ठीक, फिर उसके बाद बात करें 38, 39, 40। 40 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 40 देख लो, इंडेक्स बेस्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41, 42, 43, ये जो सारे हैं ना, ये आप बस इंडेक्स बेस्ड देख लो, ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइफ की किसकी बात करें, ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात करें, डेथ भी ह्यूमन बीइंग की डेथ की बात करें। ठीक है, ओके, जो आपके एनिमल है इसमें क्या आते हैं, सारे के सारे लिविंग क्रीचर्स जो आपके होते हैं, इनफैक्ट बर्ड, मॉस्किटो वगैरह वगैरह, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं वो सारे आपके एनिमल में आते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गुड फेथ आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स बेस्ड, लेकिन हार्बर 52A ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टू इवेड एप्रीहेंशन इसके अंदर लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, टू इवेड एप्रीहेंशन। ठीक, ये इसके सामने लिख लो, यानी कि जो आपको पकड़ा ना जा सके इसलिए आपको छुपाया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है, असिस्ट किया जा रहा है, फूड से, शेल्टर से, आर्म से, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है इन सब चीजों से, उसको हार्बर कहा जाता है, ये एक ऑफेंस है। लेकिन इसके अंदर जो आपको एक और बात याद रखनी है वो ये बात रखनी है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है उसको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक, आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 3 जो कि पनिशमेंट्स की बात करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको याद रखना है कि पनिशमेंट कितने टाइप की है हमारे आईपीसी में, तो 5 तरीके की पनिशमेंट है हमारे आईपीसी में। ठीक है, क्या क्या है वो पनिशमेंट्स, ठीक, क्या क्या है वो पनिशमेंट, सबसे पहले तो यही याद रखना है 5 तरीके की है। डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो सिंपल भी हो सकती है, रिगरस भी हो सकती है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड फाइन। ठीक,
53A में बात की है ट्रांसपोर्टेशन की, तो जहां कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन वाली जो पनिशमेंट है वो लिखी गई है, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को हटा दिया है, जो आपकी काले पानी की सजा हिंदी में कहें तो उसको हटा दिया गया है, तो उसको हम कहीं पे भी लिखा रह गया है तो मानेंगे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा गया है। ठीक है। कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर सेंटेंस ऑफ डेथ को कम कर रही है, कौन कम कर रही है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। कॉम्यूटेशन कौन कर सकता है? डेथ सेंटेंस की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। अच्छा, अगर डेथ सेंटेंस को हटा के आप कॉम्यूट करिए तो कोई और सजा तो देनी पड़ेगी, तो कौन सी सजा दे सकते हैं? 53 के अंदर जो 5 सजा है इनमें से कोई भी सजा दे सकती है। एनी अदर फ्रीडम है। ठीक, फ्रीडम है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कि अगर आप डेथ की सेंटेंस को जो है कम कर रहे हो, कॉम्यूट कर रहे हो, तो उसकी जगह एनी अदर पनिशमेंट दे सकते हो। एनी अदर यानी कि जो कोड में दी गई है, यानी कि 5 पनिशमेंट में से ही। ठीक है। 55 में लेकिन अगर आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम कर रहे हो तो उसके बदले में आपको इम्प्रिजनमेंट ही देनी पड़ेगी। देगा कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कम करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कम करेगी, लेकिन उसके बदले में आप इम्प्रिजनमेंट ही दोगे। और इसके अंदर जो 14 ईयर्स लिखा है मैक्स, उसको मार्क कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक। अब इसके अंदर जो मैं बोल रही हूँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी काम, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट करेगी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या, सॉरी, वो लिखा गया है 55A में। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अगर पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफाइन कहाँ दी गई है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफाइन जो है हमको दी गई है 55A के अंदर। ठीक। अब 57 के अंदर लिखा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लियर कर दूं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर दी गई है तो उसका मतलब है आजीवन कारावास, यानी कि जब तक उस पर्सन की नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब वो जेल में ही रहेंगे, यही मतलब है। 57 के अंदर आपको कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर दी गई है तो वो 20 ईयर्स है। ठीक, ये लिखा गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20 ईयर्स की है। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो वहां पे आप समझोगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20 ईयर्स की है। ठीक है। अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तब तक ही होती है जब तक उस पर्सन की नेचुरल डेथ ना हो जाए। 57 जस्ट इतनी सी बात कह रहा है कि भाई अगर कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को मानोगे 20 ईयर्स। ठीक। उसके बाद जो आप सेंटेंस दे रहे हो वो होली रिगरस भी हो सकता है, होली सिंपल भी हो सकता है, या आधा सिंपल और आधा रिगरस। ठीक, सिंपल सी बात है। उसके बाद 63 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, कि अमाउंट ऑफ फाइन है वो कितना हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जहां अमाउंट ऑफ फाइन नहीं दिया हुआ तो वहां डिस्क्रिशन पे आ जाता है आपके मैजिस्ट्रेट की, मैजिस्ट्रेट कितना फाइन लगाना चाहते हैं। अगर किसी ऑफेंस के अंदर ऑलरेडी फाइन जो है मेंशन है तो नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी जितना फाइन दिया गया उतना ही लगा देंगे। लेकिन अगर किसी ऑफेंस के अंदर जो है आपका फाइन नहीं दिया गया है तो उसमें आती है कंफ्यूजन। तो उसमें पावर दी गई है 63 के अंदर कि कभी अगर अमाउंट ऑफ फाइन जो है नहीं दिया गया तो उधर अनलिमिटेड, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जितना उनको सही लगता है अनलिमिटेड वो लगा सकते हैं। ठीक। अब अनलिमिटेड का मतलब है कि अनलिमिटेड नहीं लगा दोगे आप, किसी हद में। इसको लिमिट करने के लिए एक और वर्ड लिख दिया कि नॉट एक्सेसिव। ठीक, नॉट एक्सेसिव, कि भाई एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड आप लगाओ लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन पे जाइए, आईपीसी के लेक्चर्स मैंने सारे टीच किए हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में पढ़ा है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है। 64 की अगर हम बात करें तो 64 बात करता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक, कि भाई अगर आपने फाइन नहीं पे किया है तो आपको एक्सेस में पनिशमेंट दी जाएगी, इन एक्सेस टू दैट नॉन पेमेंट। यानी कि अगर आपको 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट दी गई थी, ठीक है, और साथ में आपको 1000 रुपए का फाइन लगाया गया था, 3 इयर्स तो आपको दे ही रखी है, ठीक, और आपने 1000 रुपए का फाइन नहीं पे किया गया है, तो जो आपने 1000 रुपए का फाइन नहीं पे किया है उसके लिए आपको एडिशनल एक्सेस में इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। लेकिन कितनी दी जाएगी वो अलग अलग है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों दे रखा है तो
1/4 दी जाएगी, जितना आपको उस ऑफेंस के अंदर इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम दिया गया होगा, तो उसकी 1/4 आपको एडिशनल में फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन आपको दी जाएगी। ठीक, यही लिखा है इसके अंदर 65 के अंदर कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों की बात की गई है, तो उस ऑफेंस के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है ना, उसका 1/4 दी जाएगी आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ईदर टाइप का हो सकता है, सिंपल, रिगरस। ठीक है, 67 में उन ऑफेंसेस की बात की गई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फाइन की बात की गई थी और फाइन भी नहीं पे किया गया है। 67 में ना आपको स्केल दे रखा है कि अगर 50 रुपीज तक का फाइन है, 50 से 100 रुपए तक का फाइन है, या फिर 100 रुपए से ऊपर कोई भी फाइन है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर 50 रुपीज तक का फाइन है अगर, तो भाई आपको 2 मंथ्स की जो है इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। 50 से 100 रुपीज तक का फाइन है तो 4 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, एंड 100 रुपीज तक का फाइन है तो 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया है कि गया है कि इम्प्रिजनमेंट आपकी टर्मिनेट हो जाएगी कब, जब आप फाइन पे कर दोगे। क्यों, क्योंकि इवेंचुअली आपको एक्सेस में इम्प्रिजनमेंट इसलिए तो दी थी ना क्योंकि आपने फाइन नहीं पे किया था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। या फिर अगर आप जितना प्रोपोर्शनल पार्ट अपने फाइन का पे कर देते हो, उतना प्रोपोर्शनल पार्ट आपकी माफ कर दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फाइन आपको कब तक भरना होगा, आपको 6 साल के अंदर। अगर अब हम बात करें सेक्शन नंबर 71 की, तो सेक्शन 71 सेज limit of punishment of offense made up of several offenses, right? Made up of several offenses। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इलस्ट्रेशन ए एंड बी। इलस्ट्रेशन ए एंड बी इसके कर लोगे, ये आपके लिए इनफ रहेंगे। इसके अंदर आपको याद होगा स्टिक वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए ने जेड को स्टिक से मारा और 50 बार मारा। 50 बार मारने का अलग अलग पनिशमेंट देंगे तो वही उम्र निकल जाएगी, पनिशमेंट नहीं निकलेगी। तो हर बार जब स्टिक से मारा उसको, तो एक ही उसको ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा, एक ही एज अ हर्ट। ठीक, तो ये इलस्ट्रेशन देख लेना, ये इनफ है आपके लिए सेक्शन 71। बात करें 72 की, तो 72 में मैंने आपको बताया था बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है अक्यूज्ड को। कभी कभी जजमेंट में अगर समझ नहीं आता, जब वो अक्यूज ने सेवरल ऑफेंस किए हैं तो उसको कौन से ऑफेंस के लिए पनिश किया जाए, तो इसका बेनिफिट डियर स्टूडेंट्स अक्यूज्ड को मिल जाता है। ठीक है, 72 याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है 73 की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अगर बात करें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पहले तो ये पूछ लेते कौन से सेक्शन में, 73। मैक्सिमम कितने मंथ्स की मिल सकती है, कितने टाइम पीरियड की मिल सकती है, मैक्सिमम 3 मंथ्स की आप किसी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। ठीक, मैक्सिमम 3 मंथ्स, ये याद रखो, ये मार्क कर लो। उसके बाद इसमें स्केल है। अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है, अगर आपको 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हुई है, किसी पर्सन को 6 मंथ्स तक की अगर इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उसमें से उस पर्सन को 1 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। ठीक, किसी पर्सन को 6 महीने से 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हुई हो, तो उसमें से उसको 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइन करके रखा जा सकता है। ठीक, एकांत। अगर किसी पर्सन को 1 ईयर से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई हो, तब उसको 3 महीने तक इम्प्रिजनमेंट करके सॉलिड अगर 1 ईयर से ज्यादा की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हुई हो, ठीक, सॉलिटरी वाली नहीं, इम्प्रिजनमेंट, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट उसको 1 ईयर से ज्यादा की हुई हो या 1 ईयर तक की हुई हो, तब उसे 2 मंथ्स तक के लिए। सी, ये है आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक, और और इनके सामने मैंने लिखा है सॉलिटरी कन्फाइंड, यानी कि अकेले में एकांत में उन्हें कितना रख सकते हैं। अगर 6 महीने तक की है, 6 महीने या 6 महीने तक की है तो 1 मंथ। अगर 6 मंथ से 1 ईयर के बीच है तो 2 महीने के लिए। 1 साल या उससे ऊपर की किसी भी टाइम की आपको इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसके अंदर आप 3 मंथ्स तक के लिए उस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइन करके रख सकते हो। ठीक है, यहां से इतने सारे क्वेश्चन बन गए आपके, राइट। नाउ अब आगे देखें तो बोलता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लिमिट क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, अगर आपने उसको 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइन करना है, 2 महीने करना है, 3 महीने करना है, जो भी अभी स्केल है, जिस भी हिसाब से उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिस भी टाइम की मिली, क्या आप उसे लगातार एकांत में रखोगे, सॉलिटरी कन्फाइन करके रखोगे?
पागल हो जाएगा वो। तो लिमिट कर रखा है, आप उससे रखो, बिल्कुल रखो सॉलिटरी कन्फाइन करके, लेकिन एक छोटे छोटे इंटरवल में रखो। 7 दिन रख लिया, 7 दिन का गैप दे दिया, फिर जो नॉर्मल प्रिजनर्स हैं यानी कि उनके साथ ले, फिर 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऐसे पोर्शंस में आप उससे फुलफिल कराओगे। उसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप उसकी पोर्शंस में कटवाओगे, यानी कि अगर उसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कम टाइम की है, ठीक है, तो 14-14 दिन एक बार में आप रख सकते हो। अगर लॉन्गर पीरियड के लिए है तो 7 डेज के लिए रखो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने दिनों के लिए आप सॉलिटरी कन्फाइन करके रख रहे हो, इतने ही दिनों का एटलीस्ट इसके बाद गैप होना चाहिए, फिर दोबारा से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कंटिन्यू हो सकती है। ठीक। 75 बात करता है इनहांस्ड पनिशमेंट की। इनहांस्ड पनिशमेंट आपको कब मिलेगी? जब आपको ऑलरेडी चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंदर आपको कन्विक्ट कर दिया है एक बार किसी ऑफेंस के लिए, आप फिर से चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का कोई ऑफेंस करते हो, कोई भी, जरूरी नहीं है जो पहले किया था वही सेम किया हो, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर कोई भी, ठीक, वो करते हो तो आपको पनिशमेंट इनहांस करके दी जाएगी। ठीक, बस इतनी सी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब बात आ जाती है जनरल एक्सेप्शंस की। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से पढ़ना। 76 की अगर हम बात करें तो 76 और 79 में जनरली जो स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आपको एक्सक्यूज दे रखा है, डिफेंस दे रखा है। ठीक है, किसी पर्सन को अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए, ठीक है, तो 72 में जिस पर्सन की बात की है वो इस पर्सन की बात की है जो कि बाउंड बाय लॉ है, यानी कि जैसे आपके पब्लिक सर्वेंट्स हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पुलिस ऑफिसर है, वो गया तो जेड को अरेस्ट करने था, पर उसे शक्ल से पता नहीं था ना जेड कौन है, उसने जेड की जगह गलती से पुलिस ऑफिसर को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, जेड की जगह गलती से ए को अरेस्ट कर लाए, तो उस पुलिस ऑफिसर ने कोई गलती नहीं की, उन्हें डिफेंस मिल जाएगा 76 के अंदर। ठीक है, क्योंकि 76 के अंदर उन लोगों को डिफेंस मिलता है जो कि बाउंड बाय लॉ होते हैं। ठीक, 79 के अंदर सारे पोर्सन को मिलता है, जस्ट इतना ही फर्क है इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, सबके इलस्ट्रेशन डियर स्टूडेंट्स, सबके इलस्ट्रेशंस आपको देखने हैं। इस चैप्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है, सब कुछ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस देखिए आप, सारे एमसीक्यू इस चैप्टर के निकल जाएंगे फिर आपके। ठीक, उसमें से भी जो स्पेसिफाइड चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ अगर मैक्सिम्स हैं। ठीक, अब जो जजेस वगैरह आपकी पनिशमेंट्स देते हैं वो 77 के अंदर आ जाते हैं। जो आपके 78 जो जजमेंट की परसुएंस में, जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे आपके हैंगमैन्स वगैरह आ गए, जलाद वगैरह जो होते हैं, आपको फांसी देते हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने मर्डर किया भाई, वो जजमेंट की एग्जीक्यूशन में काम कर रहे थे, उनके लिए डिफेंस है 78 का। ठीक है, 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ठीक, उसके बाद आप जाता है आपका 81। 81 आपका बात करता है नेसेसिटी क्या, इसके अंदर क्वीन वर्सेस दुदले का केस याद रखना। ठीक, क्वीन वर्सेस दुदले का केस पता होगा ना, जिसमें वो बच्चा जो होता है शिप में फंस जाते हैं तीनों लोग, उस बच्चे को, वो जो बॉय होता है उसको मरा हुआ नहीं होता, बल्कि उसको मार के खा जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो नेसेसिटी नोज नो लॉ का मतलब ये नहीं है कि भाई आप उस पर्सन को, कि भाई आप कल्पेबल होमिसाइड करोगे। ठीक, ना, ओके, मर्डर करोगे कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि वो नेसेसिटी का पार्ट नहीं है, किसी को आप होमिसाइड आप नहीं कर सकते, मानव वध आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसको नेसेसिटी का नाम देके आप नहीं कर सकते, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। क्वीन वर्सेस दुदले के केस में यही हुआ था, आई होप सबको याद भी होगा। ठीक, और स्टूडेंट्स आप फॉलो भी कर सकते हो मेरे आईपीसी के लेक्चर्स ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके। राइट नाउ 82 की अगर बात करें हम, 82 और 83 ये दोनों ही चाइल्ड से रिलेट करते हैं। 82 बात करता है 7 साल तक के बच्चों की, 83 बात करता है उन बच्चों की जो अबव 7 है लेकिन अंडर 12 है, यानी कि 7 से 12 साल के, और ये 7 साल के बच्चों तक के लिए। इसमें से भी क्या पूछा जाता है वो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था जब मैं आईपीसी के लेक्चर्स करा रही थी। इसके अंदर याद रखना कि 82 के अंदर पूछ लिया जाता है डॉली इनकेपेक्स कहाँ है, ठीक है, और क्या होता है। तो ये 7 साल के नीचे वाले बच्चे को डॉली इन कैपेक्स बोलते हैं। ठीक, और 82 के अंदर आता है। और 7 साल से 12 साल के बच्चों को क्या बोलते हैं? डॉली कैपेक्स, डॉली कैपेक्स। ठीक, ये बात आप याद रखना। उसके बाद
ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 84 अनसाउंड माइंड वाला। जो व्यक्ति होते हैं उनको भी डिफेंस दिया गया है। ठीक है, अनसाउंड माइंड से रिलेटेड आपको कौन सा केस याद रखना है? मैकनॉटन्स केस आपको याद रखना है, मैकनॉटन्स केस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट की जगह उनके सेक्रेटरी को मार दिया था। ठीक, इससे आपका मैकनॉटन्स रूल भी आया था फैक्टर्स डिटरमाइन करने के लिए कि वो पर्सन, उस पर्सन को अनसाउंड माइंड की वजह से डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद आ जाता है 85 86 इंटॉक्सिकेशन, ये याद रखना। ठीक, 86 के अंदर डियर स्टूडेंट्स, 86 के अंदर बलदेव वर्सेस पेप्सू का केस मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये याद रखना, वासुदेव वर्सेस पेप्सू। ठीक है, वासुदेव वर्सेस पेप्सू का ये केस याद रखना 86 के अंदर, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं 87 में, 87 में कि भाई अगर आपने अपनी कंसेंट दी है तो माना जाएगा जो कंसेंट देता है उसने कोई सफर नहीं किया, उसको कोई हार्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये मैक्सिम लिख लो, वॉलंटाई मैक्सिम लिखो 87 के अंदर। नॉन फिट इंजूरिया, ठीक, 87 के अंदर लिखना है। 88 की बात करें तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो। ठीक, अब 90 आ जाता है, 90 आपको ऊपर से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इसका। 92 की अगर हम बात करें, जो एक्ट आपने किया गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन विदाउट कंसेंट, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई डॉक्टर है और कोई पेशेंट आता है। अब वो पेशेंट इतनी बुरी हालत में कि वो अपनी कंसेंट भी नहीं दे सकता और डॉक्टर जो है उसका ऑपरेशन करते हैं गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए, उसके बिना कंसेंट के। ठीक है, कंसेंट क्यों नहीं ली? क्योंकि वो था नहीं उस हालत में, इनकेपेबल था, ना ही उसका लीगल गार्डियन था। इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं करते उसकी डेथ हो जाती। ठीक है, उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, गुड फेथ में किया, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया, फिर भी अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उस डॉक्टर के पास 92 का एक्सेप्शन है, डिफेंस है। तो इसके अंदर आप इसके इलस्ट्रेशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन कर लो 92 के, ये इनफ है। ठीक है, उसके बाद 94 भी आपसे पूछ लिया जाता है। 94, 94 के अंदर बेसिकली आपका एक स्मिथ वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भाई स्मिथ को डरा के धमका के उसे कहा जाता है कि तुम ओपन करके दो इस बिल्डिंग का डोर, हमें यहाँ पे रॉबरी करनी है। अगर वो खोल देता है स्मिथ, क्योंकि उसे थ्रेट किया गया था, तो वो स्मिथ को 94 के अंदर एक्सेप्शन मिला है। लेकिन 94 के अंदर आपको एक्सेप्शन कब नहीं मिलेगा? अगर आप किसी की डेथ कॉज करते हो या स्टेट के अगेंस्ट कुछ कर देते हो। बेशक आप थ्रेट के कंपेल की वजह से कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर डेथ या स्टेट के अगेंस्ट किसी की डेथ कॉज करते हो या स्टेट के अगेंस्ट कुछ करते हो, तब आपको 94 के अंदर एक डिफेंस नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। ये दोनों बातें याद रखना, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन का कंसेप्ट है, तो ये याद रखना कि डेथ और स्टेट वाले केस में 94 में एक्सेप्शन नहीं मिलता। अगर आपसे ये पूछ ले 94 में एक्सेप्शन नहीं मिलता, कब नहीं मिलता? ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन याद रखना। 95 स्लाइड हार्म, इसको डायरेक्टली डायरेक्टली जो मैं आपको मैक्सिम लिखवा रही हूँ उससे पूछ लेते हैं। डी मिनिमस नॉन डी मिनिमस नॉन क्योर लेक्स, ठीक, नॉन क्योरेट लेक्स। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि 95 के अंदर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो कोई नहीं, क्योंकि ये लैटिन है और मुझे लैटिन नहीं आती है। तो 95 में मैं आपको ये बता देती हूँ, डी मिनिमस नॉन क्योरलेट। ठीक, ये 95 जो है इसके अंदर डायरेक्टली ये लीगल मैक्सिम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 95 ऑफ आईपीसी के अंदर है ये। ठीक, ठीक, अब 96 से स्टार्ट होते हैं आपके प्राइवेट डिफेंस के राइट्स। ठीक, 96 से स्टार्ट होते हैं आपके प्राइवेट डिफेंस के राइट। ठीक, तो आपको 96 के अंदर तो डायरेक्टली ये बोला है कि अगर प्राइवेट डिफेंस में आप कुछ चीज करते हो तो वो ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक, इसके बाद 97 में आपको कहा गया है कि आप अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। इनफैक्ट किसी अनदर पर्सन की बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो और आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 97। ठीक, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अनसाउंड माइंड डियर स्टूडेंट्स, इसके सामने इंटॉक्सिकेटेड भी लिख लो, क्योंकि डिफाइन के अंदर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है
और वो भी कुछ ऐसी हरकतें करे जिससे आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है, तो उस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है यूज कर सकते हो। ठीक, 99 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हर एक चीज आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 98 में भी जो आपका इलस्ट्रेशन बी है इसको रीड कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 99 की बात करें तो आपको इसकी सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर कोई आपको डेथ या आपकी ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। ठीक, यूज कर सकते हो। आप किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते? पब्लिक सर्वेंट या कोई पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, लेकिन आपको एप्रीहेंशन होता है कि वो आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करेंगे, तो फिर आप उनके अगेंस्ट भी कर सकते हो। और इसके अंदर ये लिखा है कि जितना आपको लग रहा है कि हार्म कॉज होने वाला है, उतना ही जितना आपको नेसेसरी लग रहा है अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, सिर्फ उतना ही आप हार्म कॉज कर सकते हो सामने वाले पर्सन को एज अ प्राइवेट डिफेंस, एज योर प्राइवेट डिफेंस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन आपको तभी मिलेगा, डिफेंस आपको तभी मिलेगा, एक्सक्यूज आपको तभी मिलेगा जब आप ये बता दो कि आपके पास टाइम नहीं था पब्लिक अथॉरिटी से रिकोर्स लेने का। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं था कि आप उनको इन्फॉर्म करो, उनसे हेल्प लो, उनसे एड लो। ठीक है, अगर ये शो कर दिया जाएगा कि आपके पास टाइम था तो डियर स्टूडेंट्स आपको प्राइवेट डिफेंस के अंदर एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये बात आपको 99 के अंदर सारी बातें याद रखनी है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए सेक्शन नंबर 99 से। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख लो वीडियो को। ठीक, नाउ सेक्शन नंबर 100 की बात करें तो इसको ऐसे याद रख लो, 7 खून माफ, यानी कि इसके अंदर 7 कैटेगरीज दे रखी हैं। उन 7 कैटेगरीज के अंदर कुछ भी होता है आपके साथ तो आप अपने बचाव के लिए सामने वाले पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये 7th कैटेगरी है ना, अगर आपको लगता है कि आप कि कोई एसिड अटैक आपके ऊपर कर रहा है तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। तो ये एसिड अटैक वाला जो प्रोविजन है ना 7th वाला, ये 2013 के अंदर इंसर्ट किया गया, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद 103 कि भाई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपके मेंशन किए गए हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर ये ऑफेंस हो रहे हैं तभी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है यूज कर सकते हो। राइट, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें डकॉइटी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डकॉइटी नहीं यूज किया गया, इस सेक्शन के अंदर डकॉइटी नहीं लिखा गया। ठीक है, ये बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस लिखे गए हैं ना उनके अंदर डिकॉइटी वर्ड नहीं लिखा गया। ठीक, ओके, नाउ आगे चले तो आगे चले तो अब आपका जो भी 104, डियर स्टूडेंट्स जिन सेक्शंस को मैं बिल्कुल भी नहीं बताती कि अगर ये इंडेक्स के लिए नहीं है, जैसे मैंने 104, 105, 106 ये जो है छोड़ दिए, यानी कि ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे इंडेक्स बेस्ड भी पूछ लिया जाएगा या आपको रीड भी करना है तो वो मैं टिक कर दूंगी। ठीक है, अब बात आती है अबेटमेंट की। अबेटमेंट के अंदर सबसे ज्यादा आपको जो केस लॉ याद रखना है वो है क्वीन वर्सेस मोहित। ठीक है, जो आपका सती का केस था आप लोगों को याद होगा, तो सती का केस था ये। ठीक है, कि इसके अंदर जो लेडी है वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो खुद को सती कर रही थी, तो आसपास के लोग हैं वो वो राम राम की चैंटिंग कर रहे थे, तो जो भी इनके रिलेटिव्स थे यानी कि स्टेप सन्स थे या फिर सराउंडिंग्स में जो भी लोग खड़े थे उनको कहा गया कि उन्होंने अबेटमेंट की है। ठीक है, तो ये वाला केस आप याद रखना। राइट, और अबेटमेंट कितने तरीकों से होती है? 3 तरीकों से होती है, IEA। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बल्कि इंस्टिगेशन, एंगेजिंग एंड एडिंग। ठीक, फिर अबेटर कौन कौन होता है डियर स्टूडेंट्स ये पढ़ लेना, इनफैक्ट इसकी इलस्ट्रेशन ए देख लेना, उतना इनफ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले 109 के अंदर तो इसके अंदर लिख लो पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, यानी कि कोई जहां पे प्रोविजन नहीं दिया गया उसकी पनिशमेंट का, तो अबेटमेंट की पनिशमेंट उतनी ही होगी जितनी उसके ऑफेंस की होगी। ठीक है, 110 की अगर हम बात करें तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेना डियर स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद आ जाओ 115 में, इसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ पनिशेबल विद, ये जो है ना इसको ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर टाइम पीरियड दिया हुआ आपको 7 and 14 ईयर्स का,
प्लस फाइन। ठीक, बस आप ये टाइम पीरियड देख लेना, इतना आपके लिए इनफ है 115 में से। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में से जो पूछा जाएगा 107 आपको मैंने बता दिया कि अबेटमेंट किन किन तरीकों से कर सकते हैं, इंस्टिगेट करके, इंगेज होके, एड करके। ठीक है, अबेटर कौन कौन होता है इसके अंदर, इलस्ट्रेशन ए देख लेना, 109 आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर 115 में से आपको मैंने बता दिया कि खाली टाइम पीरियड देख लेना। ठीक, उसके बाद अगर हम चले 120A एंड 120B पर, 120A एंड 120B पे, इसके अंदर डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आपको याद रखना है वो है नलिनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आपको याद रखना है। ठीक, कि भाई ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से के प्रोविजन से रिलेट करता है, राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ठीक, 120A के अंदर अगर देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। क्या करने चाहिए, वो इलीगल एक्ट के लिए अगर कर रहे हैं, या फिर कोई लीगल एक्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन वो इलीगल मीन्स से करने का सोच रहे हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी पनिशमेंट 120B के अंदर दी हुई है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बात करें इस चैप्टर की तो ये खाली इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप खाली ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, लेकिन इसके अंदर 124A सेडिशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको याद रखना है एक केस केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और 124A सीडिशन। और सीडिशन कैसे कैसे होता है, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो मार्क कर लो डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ड पूछ लेते हैं। अगर कोई पर्सन हेट्रेड फैला रहा है, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है या एक्साइट कर रहा है, क्या फैलाने के लिए, डिसअफेक्शन। ठीक है, हेट्रेड, अटेम्प्ट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, डिसअफेक्शन, ये वर्ड्स आप 124A में मार्क कर लो। और साथ ही साथ ये केस जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये किससे रिलेट करता है ये पूछ ले आपसे, तो आपको याद रखना है सिडिशन, या फिर ऊपर दे दे सिडिशन और ऑप्शंस में बहुत सारे केस दे दे, तो आपको याद रखना है कि सिडिशन से रिलेटेड केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे चले तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्री के लिए ये सिर्फ 1 या 2 बार किसी किसी स्टेट में पूछा गया है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, टाइम मत खराब करना, ये चैप्टर को ध्यान देके। ठीक है, उसके बाद बात आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 141 डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर ये याद रखना है आपको 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट 5 या 5 से ज्यादा लोग, इस बात को याद रखना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बीइंग मेंबर ऑफ लॉफुल असेंबली, अगर लॉफुल असेंबली का आप अनलॉफुल असेंबली का आप मेंबर होते हो और आपको पता होता है, लिख लो बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट। ठीक है, पता है आपको अनलॉफुल असेंबली है, फिर भी आप उसको ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक। 143 144 इंडेक्स बेस्ड है, इसको खाली ऊपर से देख लेना डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाओ 146 पे, 146 पे। ठीक है, 146 डियर स्टूडेंट्स, रायटिंग का मतलब दंगा नहीं होता, दंगा होता है एफरे। एफरे 159 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अगर राइटिंग का आप हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो इसका मतलब होता है बलवा। ठीक है, राइटिंग क्या होता है कि कोई अनलॉफुल असेंबली है और वो वायलेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी राइटिंग होती है। ठीक है, पनिशमेंट फॉर राइटिंग 147 के अंदर दी गई है, इसको याद रखना, 2 years लिख भी लो। ठीक है, उसके बाद 149 के अंदर आप आ जाते हो, 149 के अंदर आ जाते हो डियर स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लो। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ड याद रखना है आपको, कॉमन ऑब्जेक्ट को मार्क कर लो। ठीक, और एक सब्सटैंटिव ऑफेंस, सब्सटैंटिव ऑफेंस। ठीक, उसके बाद आपको 153 153A इंडेक्स बेस्ड है, इनको खाली रीड कर लेना। 153B भी इंडेक्स बेस्ड, इसको खाली रीड कर लेना, सेक्शन नंबर एंड हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। बात आती है एफरे की।
एफरे की बात आती है, एफरे होता है, अगर दंगा देखें तो वो एफरे होता है, राइटिंग दंगा नहीं होता, उसको बलवा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एफरे के लिए दो या दो से ज्यादा लोग अगर कोई पब्लिक पीस जो है, पब्लिक पीस को है डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि पब्लिकली खड़े होकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जिससे आपका पब्लिक पीस जो है डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, तो उसको एफरे, वो एक ऑफेंस हो गया, वो एफरे हो गया, और एफरे की पनिशमेंट 160 के अंदर दी हुई है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो इसके अंदर भी आपको ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ऊपर ऊपर से देखना है आपको। क्या ऊपर ऊपर से देखना है आपको? देखना है 166A, 167, 168, 170, 171, जस्ट ये देखना है आपको ऊपर ऊपर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, ऊपर ऊपर से भी मत देखो चाहे तो, ठीक, बिल्कुल भी इसको तो कट ही कर दो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 172, आपको ऊपर ऊपर से देखना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इनमें भी आपको खाली ऊपर ऊपर से देखने हैं ये, लेकिन इसमें 188 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूटी प्रोमulgated बाय द पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि आपके कोरोना की वजह से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, और ऊपर से आपको क्या क्या पढ़ना है, 174, 174A, 175, 176, 177, ये जो है इनको बस आप नंबर से देख लो, इनको बस इनकी नंबर्स और एक बार रीड कर लो, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपके 186 एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रख लेना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना ये, बट आपको पता होना चाहिए 188 और 186 किसकी बात कर रहे हैं, ये आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, पब्लिक फंक्शंस आप कर रहे हैं, तो आपको 186 के अंदर जो है ये एक ऑफेंस है। 188 के अंदर है आपको पब्लिक सर्वेंट कुछ बोल रहा है कुछ करने के लिए, आप डिसोबे कर रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे, ठीक है, उसके ऑर्डर को नहीं मान रहे, तो ये दोनों ना आपके कोरोना की वजह से अभी ये सब हो रहा था, तो कोरोना की वजह से ये अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस प्लस फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का भी यही है, ठीक। तो ये आपका ट्रियो है 191, 192, 193, इसको जरूर पढ़ लेना। पढ़ना क्या है, इसके नंबर्स देखने हैं बस, ठीक है, नंबर्स देखने हैं इनके, इन तीनों के, ठीक है। और ये याद रखना है 193 में हेडिंग में तो इसका खाली पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर फैब्रिकेशन का भी जो है पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको 195A का भी नंबर देखना है, ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक। आई होप इतना सबको क्लियर होगा और सब मार्क कर रहे होगे, इंडेक्स प्रिपेयर कर लो डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अब जो आपको देखना है, ऊपर ऊपर से सेक्शंस देख रहे हैं कौन कौन से, 201, 204, 209, 211, 212, ठीक, 216, 217, ठीक, जस्ट ये आपको ऊपर ऊपर से देखने हैं। उसके बाद आप 223 भी देख सकते हो जस्ट ऊपर ऊपर से, 228A, ठीक, ओके। 228A में डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंसेंट की बात की है, ये याद रखना, ठीक है। अगर वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, वैसे तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते आइडेंटिटी विक्टिम की, जो आपके सर्टन ऑफेंस यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड इसमें बात की गई है, ठीक है, लेकिन अगर कंसेंट दे देता है वो विक्टिम अपना खुद या उसके गार्डियंस है वो कंसेंट दे देते हैं, तब आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है, ये बात इसके अंदर याद रखनी है 228A के अंदर, ठीक है। अब अगर बात करें आगे, अगर हम चले 230, 230, 231A, 232, ठीक है, 235, ये ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खाली इंडेक्स बेस्ड, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कॉइन कहाँ डिफाइंड है, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन कहाँ ऑफेंस है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 230 से 235 आप खाली ऊपर ऊपर से नंबर से आप इसको देख लो, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर हाँ एक और सेक्शन है 255, इसको याद रखना, काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स भी एक ऑफेंस है, 255 के अंदर आता है, बस इतना ही देखना है, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं देखना, ये चैप्टर तो आप काट ही दो, इसमें से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देखना। अब आगे चलते हैं पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, ठीक है, ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना की वजह से, ठीक है।
पब्लिक न्यूसेंस तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, ऊपर से देखना आपको 268 के अंदर आता है पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। उसके बाद आपके ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 269, ठीक है, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, ठीक है, जो कि आपकी बेबी डॉल के ऊपर भी लगा था, ठीक है, सिंगर जो है आपकी, ठीक। 269, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बिना मास्क के घूम रहे हो आप, गैदरिंग्स कर रहे हो आप, तो आप नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हो, उससे आपका स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन वो है स्प्रेड हो सकता है, जो कि है डेंजरस टू लाइफ। तो 269 इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया कोरोना की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सारी 274 तक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बस आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद 277 पे आ जाओ, ये भी आपको ऊपर से पढ़ना है, फॉलिंग वाटर टू ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वियर, ठीक है, कि आप गंदा कर रहे हो उसका पानी। 279 आप पढ़ लो, रैश ड्राइविंग आप कर रहे हो पब्लिक वे पे, ठीक है। इसके बाद आप सीधा आ जाओ 292 पे। 292 में ना हिक्लिम रूल है, हिक्लिम रूल, ठीक है। तो हिक्लिम रूल क्या है, कहाँ बात की गई है, 292 के अंदर बात की गई है, ये याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेते हैं हिक्लिम रूल कहाँ पूछा गया है, कहाँ इसकी बात की गई है। 293 के अंदर आप याद रखना यंग पर्सन, इसके अंदर एज की क्या बात की गई है, सॉरी टाइम पीरियड की क्या बात की गई है, टाइम पीरियड 20 ईयर्स का है, ठीक है, 20 ईयर्स का टाइम इसके अंदर दिया गया है कि अगर आप सेल कर रहे हो किसी यंग पर्सन को कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 20 साल तक की, ठीक। 20 ईयर्स आपके अंदर याद रखना है। 294 आपको बस ऊपर ऊपर से देखना, ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग्स, ठीक। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नेक्रोफीलिया की बात की गई है 297 की, भाई डेड बॉडीज के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनको नेक्रोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्रोफीलिया 297 के अंदर बात की गई है, किसकी बात करते हैं, डेड बॉडीज जो होती है आपकी, उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसकी बात जो है नेक्रोफीलिया, ठीक है, 297। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, जिसके लिए आप वेट भी कर रहे होगे, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। यहां से आपका मेजर पार्ट स्टार्ट होता है, मेजर क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। 299 टू 300, ये जो सारे सेक्शन है 299 300 आपको नंबर से ही पता होने चाहिए, इनकी पनिशमेंट कहाँ है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 302 304 ये सारे आपको इंडेक्स बेस्ड पता ही होने चाहिए। 302 तो सभी को याद होगा, क्राइम पेट्रोल देख देख के इसके अंदर है, पनिशमेंट फॉर मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड 304, ठीक है, डिफाइन का कर रखे है 300 में मर्डर, 299 में कल्पेबल होमिसाइड, ठीक। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर लॉ स्टूडेंट को ये पता ही होने चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि आपको क्या पता होना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आपका इलस्ट्रेशन है ए बी सी, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर इलस्ट्रेशन ए बी सी डायरेक्टली उठा के दे देते हैं आपको, पूछ लेते हैं कि ये क्या है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, पढ़ रखा होगा आपने, डायरेक्टली बता दोगे कल्पेबल होमिसाइड है। तो डियर स्टूडेंट मार्क कर लो इलस्ट्रेशन ए बी सी, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बात करें आगे की, आपको केसेस कौन कौन से याद रखने हैं इसके अंदर। केस लॉ पे जाने से पहले साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर 3 एक्सप्लेनेशन भी हैं, 1 2 3। ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इन एक्सप्लेनेशन से ही उठा के डायरेक्टली इलस्ट्रेशन बना देते हैं और पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे याद रखनी है, इसका ट्रिक है ए टी एम, ठीक है, ए टी एम, इससे आपको एक्सप्लेनेशन याद रखनी है 1 2 3। एटीएम क्या होता है, मतलब वो पैसे निकालने वाला एटीएम होता है ना, ठीक है, वो एटीएम, इससे याद रखना। डेथ को एक्सेलरेट करना इज ए, ठीक है, किसी व्यक्ति को ऑलरेडी चोट लगी हुई है, अच्छा खासा बिस्तर पे पड़ा है, उसको और जोर से मार दिया जिससे वो मरी जाए, तो एक्सेलरेट करना उसकी डेथ को, ठीक है। सेकेंड इज ट्रीटमेंट, यानी कि हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलता तो वो बच सकता था, ठीक है, अगर वो मर गया तो मेरी क्या गलती, तो सेकेंड इज ट्रीटमेंट,
ठीक है, ये वाला डिफेंस नहीं लिया जा सकता। थर्ड इज मदर्स वूम में डेथ कॉज करना कल्पेबल होमिसाइड में आता है या नहीं आता, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये जो इलस्ट्रेशन बेस्ड बन जाते हैं और एक्सप्लेनेशन से भी इलस्ट्रेशन बना देते हैं। ठीक, ATM इसका ट्रिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, ठीक है, बस ये वही है, इसको याद करो और इसे ढंग से प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ आई होप सबको क्लियर होगा, टिक कर लिया होगा, इलस्ट्रेशन भी एक्सप्लेनेशन भी। टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 300, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ये भी कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। आपको इस सेक्शन के अंदर जो 1 2 3 4, ठीक, इनके साइड में एक एक पॉइंट लिख लो, इससे आपकी मुट्ठी में आ जाएगा सेक्शन नंबर 300। ठीक, तो आपको क्या क्या वो वर्ड्स लिखने हैं, फर्स्टली जो है, ठीक, 1 2 3 4, फर्स्ट के साइड में लिखो इंटेंशन। ठीक, जो फर्स्टली लिखा हुआ है उसके साइड में लिखो इंटेंशन, दूसरे के साइड में लिखो जो सेकेंडली लिखा हुआ है उसके साइड में लिखो नॉलेज, थर्डली जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है सफिशिएंट इंजरी टू कॉज, इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, तो सफिशिएंट इंजरी। एंड फोर्थली, फोर्थली के नीचे लिखो इमिनेंटली डेंजरस। ठीक, इमिनेंटली, इमिनेंटली डेंजरस, ये चारों चार चीजें ये आपको याद रखोगे, 300 आपका सॉर्टेड है। ठीक, ओके। नाउ अगर केसेस की बात करें तो कौन से केसेस आपसे पूछे जाते हैं? ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा, घासीराम केस, ठीक है, वर्सेस स्टेट, R versus Govinda, one of the most important case which talks about the difference between section number 299 and 300, and the last is KM Nanavati, ठीक है, वती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, जो एक्सेप्शन नंबर 1 से बनता है। ऑल्सो एक और सवाल है इसके अंदर, क्या क्वेश्चन है वो, स्नेक चार्मर, ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, स्नेक चार्मर, इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, स्नेक चार्मर केस, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबने लिख ली होंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए तो आपका है, प्री से भी आपके बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नाउ लिख लिया है ना सबने? अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो रिवाइंड करके आप लोग लिख लो। ओके, नाउ चलो अब आगे चलते हैं। इसकी पनिशमेंट कहाँ दी हुई है, इसकी पनिशमेंट देखते हैं। ठीक, नाउ 301 में आपको बस एक चीज याद रखनी है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, इसके सामने लिखो ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ठीक, ट्रांसफर ऑफ मैलिस आपसे पूछ लिया जाएगा, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 301 की बात करें। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, 303 पनिशमेंट फॉर मर्डर। अच्छा, अब ये जो है मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब का केसेस में लिख लो, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब का केसेस के अंदर लिख लो, ये भी लिख लो कि भाई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया 303 को? क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है 303 की। आई होप स्टूडेंट्स यू आर सिटिंग विद अ बेयर एक्ट। अगर आप 303 की लैंग्वेज को रीड करोगे तो इसमें वर्ड यूज किया हुआ है शैल। ठीक है, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की है वो है whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death। ठीक है, तो क्योंकि शैल यूज किया यहाँ लेजिस्लेचर ने, तो जुडिशरी कह रहा है भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, शैल कैसे? ठीक है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, किसको? 303 को, इन मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा।
ठीक, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी ज्यादा। ठीक है ना। 303 के अंदर चले तो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, 303 का अच्छा एक केस रह गया इसमें, याद रखना बच्चन सिंह एंड मच्छी सिंह केस। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ठीक है ना, बच्चन सिंह वाला याद होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक ना, अगर आगे चले तो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, नाउ ठीक है, 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके दोनों पैरा 1 एंड पैरा 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसकी रीडिंग कीजिएगा। मेंस में इसके पूछ लेते हैं, मेंस में पूछ लें तो प्री में किसी भी टाइम इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका पैरा 1 एंड पैरा 2 आपको अच्छे से रीड करना है। टॉकिंग अबाउट 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस भी फॉल हो जाता है। 304B, 304B ऐसा सेक्शन है, इसके अंदर से सबसे ज्यादा आपको चीजें लिखनी है। सबसे पहली जो आपको चीज लिखनी है वो लिखो बर्न्स। बर्न्स अगर डेथ कॉज होती है बाय एनी बर्न्स, ठीक है, विद इन 7 years, वो भी विद इन 7 years मैरिज, ठीक, बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, और इन कॉन्टेक्स्ट टू या इन प्रेफरेंस टू द डिमांड ऑफ डाउरी। ये सारी चीजें आपको 304B में याद रखना है, मार्क कर लो अच्छे से, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर भी पूछ लेते हैं इनफैक्ट 304B, डू रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं 305 से, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड एंड इंसेन पर्सन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिए हुए है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 305। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306, सेक्शन नंबर याद रखो, बस ये इतना इनफ है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, इसकी इलस्ट्रेशन देख लो, सारे ही इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से लेकर डी तक। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ठीक, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहले हमने दुबल केस देखा, ठीक है, लेकिन अब ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्ञान कौर वगैरह ये सब पहले के केस है, लेकिन 2018 में आपका ये कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, तो इसलिए 309 अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहले हमने दुबल केस, ज्ञान कौर केस वो सब देखे, 2018 में इसका ये आया। ठीक, नाउ इसकी फिर ठग 310, ठीक है, 311, ठीक, 314 एंड 317। ये आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन रीडिंग क्वेश्चन कर सेक्शन की रीडिंग करनी है। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर से, हेड आपको जस्ट पता। हर्ट, अब देखो यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। क्या हर्ट में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं, क्योंकि ये पूछ रहे थे क्या हर्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हर्ट होता है। बॉडी पेन, डिजीज एंड इंफॉर्मिटी। बॉडी पेन, डिसीज, इंफॉर्मिटी, आपको ये पता होगा तो चौथा वर्ड जो भी दे देंगे वो ऑड वन आउट है, वो आपको क्रॉस करना है। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों शब्दों के अलावा कोई भी चौथा जो वर्ड आता है वो इसमें नहीं आता। ठीक है, हार्म आया या किसी भी तरीके का कोई भी और वर्ड आया तो आपको ऑड वन आउट डिडक्ट कर देना है। ठीक है, ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर 320 ग्रीवियस हर्ट। 8th पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिकली, एंडेंजरिंग लाइफ या कॉजिंग सिवियर पेन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 20 days और मोर, और
मोर, कि भाई सिवियर पेन किसी को कॉज कर रहे हो 20 दिन या 20 दिन से ज्यादा, तो ये 8th कैटेगरी है जहां से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। अब आगे चले तो ये जो सारे सेक्शन है 321, 322, 323, 324, 325, ये आपको ऑर्डर में, ये आपको ऑर्डर में याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की हर्ट की, फिर हमने बात की ग्रीवियस हर्ट की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, फिर पनिशमेंट क्या है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट 325 में है, 324 में है डेंजरस वेपन से अगर किसी ने हर्ट कॉज किया, ठीक है। डेंजरस वेपन से किसी ने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया इसकी 326 में, ठीक है। 326 ए में एसिड से बाय द यूज ऑफ एसिड किसी ने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। 326 बी में किसी ने अटेम्प्ट किया है थ्रो करने का एसिड, ठीक है। ओके, तो आपको ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक। आई होप क्लियर होगा। इसको एज अ स्टोरी याद करो, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, फिर ग्रीवियस हर्ट वॉलेंट्री कॉज करना, ठीक है, पनिशमेंट हर्ट की, फिर हर्ट कॉज करना डेंजरस वेपन से, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है सिंपल वाली पनिशमेंट ग्रीवियस हर्ट की, फिर आपने ग्रीवियस हर्ट किया डेंजरस वेपन से, फिर आपने ग्रीवियस हर्ट किया एसिड फेंक के, फिर आपने हर्ट कैसे कॉज किया अटेम्प्ट करके थ्रो करने का एसिड, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये इधर आपको इसलिए क्यों याद रखना है, ठीक है। इसके आगे लिख लो कि इसको 2013 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ठीक। और ये एसिड की बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 326 ए, 326 बी एसिड की बात कर रहे हैं और इनको 2013 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया है और ये एसिड की बात करें, ठीक। अब आगे चलते हैं। 336 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी और अदर्स, ठीक है। ये 279 के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके साथ आप जेल, ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, डायरेक्ट इंडेक्स नंबर, रॉन्गफुल कन्फाइन, ठीक है। कि आप एक डायरेक्शन में जाने से रोके गए तो आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, आप चारों डायरेक्शन में जाने से रोके गए तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया था, ठीक है। कहीं भी नहीं आप जा पा रहे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने से रोके गए तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बस यही पूछा जाता है पनिशमेंट में। 341, 342 ये याद रखना है, बस आपका ये हो गया, ठीक। 349 टॉक्स अबाउट फोर्स, 350 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल फोर्स, इसके जो इलस्ट्रेशन है उसका ध्यान रखो, ठीक है। 349 जो है और जो 350 है स्पेसिफिकली, इसके कुछ इलस्ट्रेशन है, उनको मार्क कर लो, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्पेसिफिकली बता देती हूँ कौन सा इलस्ट्रेशन भी। इलस्ट्रेशन 350 में से मार्क करोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर ए, सी, ई, एफ, ठीक। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली बहुत बार बहुत स्टेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ए, सी, ई, एफ ये भी देखो मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया, ये अब जरूर पढ़ लेना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट असॉल्ट, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, ए, सी, ई, एफ के अलावा एच भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ गए, ठीक। ओके, आई होप सबने मार्क कर लिया होगा, सबको क्लियर हो रहा होगा, इंडेक्स सब करोगे। असॉल्ट की बात करें तो 351 सिर्फ सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर ऊपर से देख लेना, बट असॉल्ट से स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेनेशन का, ठीक। मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, ठीक है। मियर वर्ड से क्या असॉल्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या मियर वर्ड से क्रिमिनल फोर्स, यस नो वगैरह वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, ये याद रखना, ठीक है। मियर वर्ड्स डज नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, डायरेक्ट ये लाइन लिख भी सकते हो आप यहाँ पे सामने, ठीक। टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर, ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एज सच इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। 354 में एक टर्म है, एक केस का आपको याद रखना है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी की बात की गई है,
रूपन दियोल बजाज, ठीक है, वर्सेस केपीएस गिल। रूपन दियोल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, ये आपको याद रखना है। आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की बात की गई है, ठीक है। इस वर्ड को जो है एक्सप्लेन किया गया था इस पर्टिकुलर केस में, तो आपको इसलिए ये याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब ये जो बात आ जाती है, अब ये जो सारे, वन सेकेंड लेट मी इरेज दिस। 354A ये सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, ठीक। 354A जितने भी आपके इसके पॉइंटर्स दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी क्लॉसेस दे रखे हैं सारे आपको देखने हैं इसके अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जितने भी पॉइंटर्स आपको दे रखे हैं इसके अंदर, ये सारे आपको देखने हैं, ठीक है। सेक्शन भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। देन 354B assault or use of criminal force to women with intention to disrobe, ठीक है, यानी कि कंपेल करना किसी वुमेन को नेकेड होने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे, ठीक है। वॉयरिज्म कहाँ दिया हुआ है? 354C में, ठीक। ओके, फॉर से कोई फीमेल है, उनके प्राइवेट एक्ट्स के दौरान उसको कोई वीडियोग्राफी कर रहा है या फिर कोई इमेजेस ले रहा है, ठीक है, वो वॉयरिज्म होता है, ठीक है। जैसे कोई आपने मूवीज वगैरह भी देखी होंगी कि छुप के देखते हैं बाथरूम्स वगैरह में कुछ भी क्लोथ्स चेंज करते हुए, ठीक है। 354D स्टॉकिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ पे है, सेक्शन नंबर याद रखना है, ठीक। तो ये सारे आपको 354A B C D ये सारे वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन से भी 359, डियर स्टूडेंट्स 359 पे आ जाते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 359 आपको सीधे सीधे बताया जाता है किडनैपिंग दो टाइप की होती है भाई, इंडिया से अगर हो रही है, ठीक है, लॉफुल गार्डियनशिप से, ठीक, इंडिया से लॉफुल गार्डियनशिप से, ये दोनों टाइप दे रखे हैं 359 किडनैपिंग के अंदर, ठीक है। ओके, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 361 में लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा क्या क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ठीक। एज फीमेल 18 साल, मेल 16 साल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मेल की एज 18 साल देके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बट डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, ठीक। ओके, नाउ, ठीक, ये आपको एज याद रखनी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका सेक्शन नंबर क्या है ये भी आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक। अब आगे चले, अब आगे चले तो 362 अबडक्शन की बात करें तो अबडक्शन में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है फोर्स, ये वर्ड जो आपको लिखना है वो लिखना है फोर्स, कंपेल, एनी अदर मीन्स, एनी अदर मीन्स, इंड्यूसेस, इंड्यूसेस, ठीक है। 362 से यही पूछेगा। 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 363A ये भी सेक्शन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है, ठीक। 364 ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डेथ पेनल्टी की बात की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 366AB सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर और हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ओके 366, 366B, देन आगे यहाँ पे 371 आपको जस्ट हेड से देख लेना है, ठीक। 374, ठीक। टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 375 डियर स्टूडेंट्स, इसके आप असेंशियल्स देख लीजिएगा, वो इनफ है। पनिशमेंट दी गई है 376 के अंदर, राइट। और आपको 376D देखना है, डायरेक्टली पूछ लेगा गैंग रेप की बात कहाँ की गई है, 376D आपको इसलिए याद रखना है। और
376 डी, ए, डी, बी, ये भी आपको इंडेक्स पर्पस के लिए याद रखने, जस्ट द सेक्शन नंबर एंड द हेडिंग। डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे सेक्शुअल ऑफेंसेस के बारे में, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में इतना डिटेल में नहीं, इंडेक्स बेस्ड ही रहता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलें सेक्शन नंबर 377 पे, जो कि बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस की, राइट। इसके अंदर आपके लिए जो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है नवतेज सिंह। 377 पहले तो ये बता दूं कि पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर हुआ है, ये पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अगर इसके अंदर हम केस लॉ की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट केस आ जाता है आपका नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ था, चाइल्ड के अगेंस्ट, बैसिटी के अगेंस्ट एंड कंसेंट के अगेंस्ट ये अभी भी इन्फोर्सेबल है, तो ये पार्शनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था। ठीक, अब आगे चले हम यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से भी ज्यादा से ज्यादा आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं स्टूडेंट्स। बात करें थेफ्ट की, 378 थेफ्ट, इसके असेंशियल्स देख लो आप, असेंशियल्स देख लो और इसका नंबर देख लो। ठीक है, पनिशमेंट देख लो इसकी कहाँ दी गई है। इलस्ट्रेशन भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ इसकी कौन कौन सी इलस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशन है। ए, बी, सी, ई, एफ, जे, आई, जे, एम, एन, तो ये इलस्ट्रेशन मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दी है, यही इलस्ट्रेशन आपको करनी है डियर स्टूडेंट्स। इसकी पनिशमेंट याद रख लेना, 378 में थेफ्ट, 379 में इसकी पनिशमेंट्स की मैंने क्लियर। उसके बाद ये जो लेफ्ट ओवर सेक्शन है 380, 381, 382, इसको जस्ट रीड कर लेना, रीडिंग इसके लिए इनफ है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली पूछ लेते हैं एक्सटॉर्शन कहाँ है। एक्सटॉर्शन 383 में है, इसकी पनिशमेंट 384 में है। ठीक, और आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, 385, 386, 387, बस ये इंडेक्स बेस देख लेना, ये इनफ है। ठीक, और ये जो सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जो भी मैं आपको मार्क करा रही हूँ, इसके इलस्ट्रेशन, जिसके इलस्ट्रेशन है उनके इलस्ट्रेशन देख लेना, और जिसके जो स्पेसिफिक पूछा जाता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी कौन सा पूछा जाएगा। ठीक है, बात करें 390 की, इसमें भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं रॉबरी कहाँ है, तो 390 में है। इसके असेंशियल्स देख लेना कि भाई थ्रेट देके या फिर इमिनेंट डेंजर टू लाइफ, ठीक, ये सारी चीजें इसके अंदर देख लेना। ठीक, उसके बाद डकॉइटी, डकॉइटी के एसेंशियल्स आप देख लो, 5 या 5 से ज्यादा लोग हों प्लस रॉबरी, ऐसे आप लिख लो, 5 या 5 से ज्यादा लोग प्लस रॉबरी, ऐसे आप लिख लो, इंडेक्स में आपको याद रहेगा। 391 के अंदर डकॉइटी की बात की गई है। इनफैक्ट डकॉइटी करने का अटेम्प्ट भी, डकॉइटी करने की आप प्रिपरेशन भी करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी पनिशेबल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आईपीसी के लेक्चर्स में, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन में। ठीक, उसके बाद आपको 392, 393, 394, 395, 396, 7, 8, 9, 400 तक आपको ये सारे के सारे इंडेक्स बेस्ड पर्पस के लिए पढ़ने हैं। पनिशमेंट कहाँ दी गई है रॉबरी की, 392। अटेम्प्ट कहाँ रॉबरी का पनिशेबल है, 393। ठीक है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, 394। पनिशमेंट डकॉइटी की कहाँ है, 396, सॉरी 395, 391 के अंदर डकॉइटी को डिफाइन किया गया है। तो ये जो सारे सेक्शंस है ये आप देख लेना। और 399 के अंदर, जो कि मैंने आपको भी बताया, डकॉइटी की, इनफैक्ट वैसे तो ऑफेंसेस की जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल नहीं होती, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस हैं कि भाई डकॉइटी की अगर प्रिपरेशन है अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट द स्टेट भी करे तो उसकी प्रिपरेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी प्रिपरेशन आपकी जो है पनिशेबल होती है। तो ये याद रखना, 399 आपके अंदर पूछ लेंगे किस किस की प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल होती है। ऑप्शन में दिया होगा डकॉइटी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, स्टेट, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ 400 तक हमने किया, 403 पे आ जाओ, 403 पे आ जाओ। 403 के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपकी इलस्ट्रेशन बी आ जाती है, वो आपको याद रखनी है, इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन 2 है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको स्पेसिफिकली डायरेक्टली बता दिए हैं, सीधा इनको देखो, 403 आपका क्लियर है। ठीक, उसके बाद
404 बस आपको इंडेक्स बेस पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके अंदर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन पूछेंगे डियर स्टूडेंट्स, सीधा सीधा इलस्ट्रेशन बी एंड सी से क्वेश्चन पूछेंगे बस। 405 में आपको यही करना है, 407, 408, 409 आपको इंडेक्स बेस इसको रीड कर लो, फर्स्ट इंडेक्स बेस क्वेश्चन, इसका नंबर देख लो, हेडिंग देख लो, इनफ है, ठीक है। 410, 411 ये भी आपके इंडेक्स बेस है। 415 आपका चीटिंग आ जाता है, पूछ लेंगे डायरेक्टली चीटिंग कहाँ दिया हुआ है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहाँ दिया हुआ है, पनिशमेंट कहाँ है चीटिंग की, तो ये सारी चीजें आप इंडेक्स बेस देखोगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 420 में 420 में आप एक वर्ड अंडरलाइन करो, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ये लाइन आपको याद रखनी है, 420 के अंदर है, ठीक। इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं मिसचीफ पे। मिसचीफ बेसिकली होता क्या है कि आपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या जिससे कि उसकी वैल्यू जो है, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है, ठीक। तो ये आपका मिसचीफ है, ये लिख लो डिस्ट्रॉय और वैल्यू का एरो करके नीचे इंडेक्स पे आप ऐसे ही बनाओ। मिसचीफ के अंदर भी मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ डियर स्टूडेंट्स कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलस्ट्रेशन बी सी डी ई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेसिफाई कर दिया है मैंने। उसके बाद देख लो आप इसकी पनिशमेंट, 427, 428, 429, 431, ठीक। ये आप इंडेक्स बेस देखोगे, सिर्फ और सिर्फ इतना डेप्थ में पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। 436 में ट्रायल का पूछ लेते हैं, इसके अंदर लिखो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, बस इतना याद रखना है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक। उसके बाद ये आ जाते हैं इंडेक्स बेस्ड है, क्रिमिनल ट्रेसपास की कहाँ बात की गई है, डायरेक्टली पूछ लेगा, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अच्छा हाउस ट्रेसपास में यहाँ पे ये जितने भी ऑफेंसेस है ना, इधर आपकी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इसकी हाउस ट्रेसपास में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज ये सारे इलस्ट्रेशन सॉरी इंडेक्स बेस पूछेगा, पूछ लेगा क्रिमिनल ट्रेसपास 441 में आपको पता होना चाहिए, 442 में हाउस ट्रेसपास है पता होना चाहिए, 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास, तो ये इंडेक्स बेस्ड आपको नंबर से पता होना चाहिए, हाउस ब्रेकिंग 445 में है, राइट। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। और क्या पूछ लेगा आपसे, 453 देख लेना स्टूडेंट्स, 455 देख लेना, 456 एंड 57 ये देख लेना, बस ऊपर ऊपर से आपको देखना है, इतना डिटेल में नहीं देखना, ठीक है। 459, ठीक। अब आगे चले तो आ जाती है फॉर्जरी, ये डायरेक्टली पूछ लेता है फॉर्जरी कहाँ दे रखा है, ठीक है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, बस इंडेक्स बेस है, पता होना चाहिए, फॉर्जरी 463 में है, ठीक। नाउ बात करें अब 491 पे आ जाओ, बीच के ये सारे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 491 आपको ऊपर ऊपर से रीड करना है, इंडेक्स बेस्ड, ठीक। 493 भी, 493 भी। अच्छा अब 494 में पूछ लेता है बाइगैमी कहाँ है, तो बाइगैमी कहाँ कवर की गई है, ये बाइगैमी आपकी 494 में आती है, ठीक। बाइगैमी क्या है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली, ठीक, तो आपका बाइगैमी हो गया, ठीक, कि भाई एक से शादी की हुई है दूसरी शादी कर ली, ठीक। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, ठीक। भाई एक शादी हो रखी है दूसरी शादी कर ली, यानी कि कहीं आपका एक पति है दूसरी शादी कर ली, वाइफ है दूसरी शादी कर ली, ठीक है, बाइगैमी हो गई है आपकी, ठीक। फिर आपका 497 एडल्ट्री आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा कहाँ है। अच्छा 495 आपको ये याद रखना है कि जो दूसरी शादी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा दूसरी बीवी है से शादी कर ली आपने, तो पहली बीवी के अगेंस्ट आपने बाइगैमी किया, लेकिन दूसरी बीवी को अगर पता ही नहीं है पहली आपकी शादी हो रखी है और उसके साथ आपने धोखा किया है, तो 495 के अंदर आएगा वो। एडल्ट्री आपको याद रखना है 497 के अंदर आता है आपका, ठीक। इसके अंदर आपको जोसेफ शाइन वाली जजमेंट याद रखनी है, जोसेफ शाइन वाली जजमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका डी क्रिमिनलाइज हो गया है, लेकिन ये ग्राउंड है अभी भी, एडल्ट्री एक ग्राउंड है डिवोर्स का, ठीक। इट्स स्टिल अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है, अभी क्राइम नहीं है, पर ये अभी भी डिवोर्स का आप ग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है ये बात, ठीक है। ओके नाउ अगर आगे चले 498 ए, ठीक। तो 498 भी आपको हेड बेस्ड है, ये आपको याद रखना है, अवनीश कुमार का केस आपको इसके अंदर याद रखना है, अवनीश कुमार केस,
इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ठीक है। कोई भी, और क्रुएलिटी आपकी कौन सी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, तो ये याद रखना। और अविनाश कुमार केस 498A आपका डन है। 499 आपका डिफेमेशन है, ठीक है। इसके जो एसेंशियल्स है बस वो देख लेना। 499 डिफॉर्मेशन, 499 के अंदर खाली एसेंशियल्स देखना, फिर आपका ये डन है। और ये आपको नंबर भी पता होना चाहिए डायरेक्टली कि डिफॉर्मेशन कहाँ दिया है। पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन 500 में दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको 503 पढ़ना है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि डराना, धमकाना, धमकी देना। 503 बेसिकली यही है। 504 आपको पढ़ना है, बस इंडेक्स पेज आपको ये देखना है। 6 देख लेना, 9 और 10, ठीक। अब जिनके भी अटेम्प्ट्स की स्पेसिफिकली अगर ऑफेंसेस के अटेम्प्ट्स की आपको नहीं दे रखी कहीं पे भी पनिशमेंट, तो 511 में आप उन सबके अटेम्प्ट्स की पनिशमेंट दे दोगे। तो बस यही है, 511 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसका बस नंबर पता होना चाहिए। विद दिस वी आर डन विद होल रिवीजन ऑफ इंडियन पिनल कोड। आई होप स्टूडेंट्स आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं इस लेक्चर के अंदर सारे एमसीक्यू, आईपीसी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन है, सारे कवर कर दूं। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स आपके लिए। विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीआरपीसी को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।